हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस अध्ययन चैनल में। और इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? ए, संविधान के निर्माताओं के मुख्य उद्देश्य हैं। इसमें राज्य केंद्र को अच्छा शासन व्यवस्था चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें ये ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के आदर्श हैं जिन्हें अच्छे विचार के व्यक्तियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। या डी, संविधान के भाग 3 द्वारा लागू ऐसे सामाजिक अधिकार जिनका व्यक्तिगत अधिकार के रूप में अनुमोदन प्राप्त है। राइट आंसर इज बी। इसमें राज्य और केंद्र को अच्छे शासन व्यवस्था चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? अनुच्छेद 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 52, अनुच्छेद 36 से 53 या अनुच्छेद 36 से 54? सही जवाब है ए, अनुच्छेद 36 से 51। 16 अनुच्छेद है कुल, जिनके माध्यम से हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। वो अनुच्छेद 36 से 51 है। क्लियर। और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसे प्रशासकों की आचार संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रशासकों की, ध्यान रखेंगे, प्रशासकों की आचार संहिता भी कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? राइट आंसर इज सी, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हुए हैं। भाग 2 में नागरिकता के बारे में, जिसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है, मौलिक अधिकार। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। क्लियर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा अर्थात कंसेप्ट किस देश के संविधान से ली गई है? ए, ऑस्ट्रेलिया, बी, यूएसए, सी, कनाडा या डी, आयरलैंड? किससे ली गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा? किस देश के संविधान से? डी, आयरलैंड से ली गई है। कहां से? आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संविधान की प्रस्तावना ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया से केंद्र राज्य जो संबंध हैं ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखेंगे। यूएसए से बहुत ही इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार मैंने पूरा डिटेल में वीडियो में बताया है। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था ली गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? किसी का नहीं, राज्य का, केंद्रीय शासन का ही केवल, या भारत के सभी नागरिकों का? जैसा कि नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्यों को लागू करने का इसका कर्तव्य है। बी इज द करेक्ट आंसर। और नीति निर्देशक तत्व हैं ये 3 आधार पर हैं, आर्थिक एवं समाजवादी सिद्धांत के आधार पर, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में किससे संबंधित है? देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है ये किससे संबंधित हैं? तो राइट आंसर इज बी, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये लागू नहीं कराया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? किसका? कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? तो ए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये उद्देश्य नहीं है। बी, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये उद्देश्य नहीं है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये उद्देश्य नहीं है। या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये उद्देश्य नहीं है। तो एक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है। करेक्ट। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित कराना भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये उद्देश्य कभी भी नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष
देश है और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। सो डी सी इज द करेक्ट आंसर, जो उद्देश्य नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 में बात करेंगे कि संविधान के किस संशोधन ने, ध्यान देंगे कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों पर, किस पर, मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई है। अर्थात मौलिक अधिकार से ज्यादा बड़ा नीति निर्देशक तत्व को मान्यता दी गई है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? ए 24वां संविधान संशोधन, बी 30वां संविधान संशोधन, सी 42वां संविधान संशोधन या डी 44वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई है? सी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये प्राथमिकता दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन जो हुए थे, 42वें, ध्यान देंगे, संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सर्वप्रथम ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तार किया गया था, विस्तार किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। इसमें खंड जोड़े गए थे, जैसे 39वें में खंड जोड़े गए हैं, इस तरह से खंड जोड़े गए थे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए अगर किसी भी कानून को इस आधार पर असंवैधानिक नहीं घोषित किया जाएगा कि इससे किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। आप मेरी बातों को अगर समझे होंगे तो ये मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी उल्लंघन होते हैं। इस आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को असंवैधानिक या घोषित नहीं किया जा सकता है, ये याद रखेंगे। इसी कारण से जो आपको मैंने पॉइंट 2 बताया है, इसी कारण से 42वें संविधान संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से पर प्राथमिकता है। क्लियर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि किसी भी कोई भी राज्य कानून को लागू कर सकता है और उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है सिर्फ इस आधार पर कि यह मौलिक आधार का उल्लंघन करता है। तो ये मौलिक अधिकार में क्या थे? मौलिक अधिकार में था कि किसी भी मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन होता था तो वो न्यायालय जा सकता था। कौन कौन से न्यायालय? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जा सकता था, परंतु राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। अनुच्छेद 31 में ये वर्णन है, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37 या अनुच्छेद 39, ये किस में वर्णन है? तो सी, अनुच्छेद सी में ये वर्णन है। तो मैंने जैसा बताया कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय लागू करवाता था, परंतु राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? और ये भी अनुच्छेद, जैसा मैंने बताया कि 36 से 51 सभी अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है। तो ये भी जो मैं बात कर रहा हूं, अनुच्छेद 32 से, अनुच्छेद 48 से, अनुच्छेद 39 से और अनुच्छेद 43 से कौन सा? सही जवाब है सी, अनुच्छेद 39 से के तहत सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। और ये किसके अंतर्गत दिया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, संविधान संशोधन याद रखेंगे, संशोधन 1976 के द्वारा ये दिया गया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रह जाए, अनुच्छेद 39 से के तहत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन या जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 33 या अनुच्छेद 29, ये कौन सा नागरिकों को, राज्य को निर्देश देता है जीविका के पर्याप्त साधन के अधिकार के लिए? ए, अनुच्छेद 39, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत राज्यों को निर्देश देता है कि सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार सुनिश्चित कराए, ये ध्यान देंगे। और इसी में कहा गया है कि इसमें पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात की गई है अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? किसका ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 40, ये किसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो डी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। और ये
एक गांधीवादी सिद्धांत था, गांधीवादी सिद्धांत जिसमें कहा गया है, गांधीवादी सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक से तत्व के अंतर्गत इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन है, कुटीर उद्योग है, फिर गांधीवादी विचारधारा के तहत कृषि को वैज्ञानिक तरीके से संगठन करना, और इस तरह की चीजें गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आती है, गोवध नहीं करना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार देता है, तो किससे संबंधित है? ए केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी राज्य सरकार, या डी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, तो बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये मतलब लागू है, संबंधित है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? किसको? नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 44, ये कौन सा है? तो बी अनुच्छेद 42 के अंतर्गत नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है। अब तो सरकार में मैटरनिटी लीव उपलब्ध भी है, तो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो सी 43 से जिसमें उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये संबंधित है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से। क्लियर? अगला, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43 का जिसमें उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए राज्य कदम उठाएगा, निम्नलिखित में किसमें जोड़ा गया था? मौलिक अधिकार में, मौलिक कर्तव्य या राजनीति के निर्देशक तत्व, संवैधानिक निकाय, सी राज्य के निधि निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये जोड़ा गया था कि प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी राज्यों के द्वारा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो ये अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 42 ये किसके अंतर्गत यूनिफॉर्म अर्थात समान नागरिक संहिता का सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, और इसे समान व्यवहार संहिता भी कहते हैं, व्यवहार संहिता भी कहते हैं। और ये समान नागरिक संहिता मैं आपको बता दूं कि एक राज्य है गोवा जहां ये लागू है, और ये समान नागरिक संहिता है क्या? तो एक धर्मनिरपेक्ष विधि है जो समान रूप से सभी धर्मों के लोगों पर लागू होती है। क्लियर? ये समान नागरिक संहिता का उल्लेख मैंने किया आपके साथ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता किससे संबंधित है? अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है जिसमें यह उल्लेख है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होगा? ये ए, जैसा भी मैंने बताया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता उल्लेख है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है? ए 14 वर्ष, 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 92 या अनुच्छेद 48? तो डी अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से बात हो रही है, और इसमें आधुनिक प्रणाली से और वैज्ञानिक तरीके से कहा जाता है कि कृषि और पशुपालन के संगठन की बात होती है इस अनुच्छेद 48 में, और ये भी गांधीवादी आदर्श है, विचारधारा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? जैसा मैंने बात कर रहा था, समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गोवध पर निषेध, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा, ये गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव इनमें से किसमें मिलता है? तो गोवध है, गौवध पर निषेध की बात होती है, गौवध पर निषेध की बात होती है। क्यों होती है? क्योंकि गांधी जी के जो नैतिक दर्शन है इसमें पंचायत के बारे में बात होती है, पंचायतों का संगठन, याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न कभी पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट है कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग के बारे में गांधी जी ने, आज 2 अक्टूबर भी है कुटीर उद्योग, और इसमें उन्होंने कहा है कि गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं को ढंग से रखा जाए और उसके वध पर निषेध किया जाए, तो ये भी सी इज द करेक्ट आंसर।
आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ये अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे पता चले कि मैं आगे आप लोगों के लिए और डिटेल में बनाऊं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही आपको पूरा सब टॉपिक पर पूरा डिटेल से मैं क्लियर कर दूं आपका जितना डाउट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 से के तहत क्या आता है? पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन जीवन की सुरक्षा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार या डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 46? ये किसके तहत? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 49 में ये लिखा हुआ है, और ये राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित जो स्मारक है, स्थान और वस्तु का संरक्षण, ये सांस्कृतिक मंत्रालय तथा पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाता रहा है। किसके द्वारा? सांस्कृतिक मंत्रालय और पुरातात्विक विभाग के द्वारा। क्लियर? सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 144? सी अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। इसमें तीन तरह के मैं बात करूंगा कि एक विधायिका होती है, विधायिका जो कानून बनाने का काम करता है। कार्यपालिका जो है होती है, कार्यपालिका उसको लागू करने का कार्य करती है, लागू करने का। और न्यायपालिका का कार्य है, न्यायपालिका का कार्य ये कानून की समीक्षा करना न्यायपालिका का कार्य होता है। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कौन करता है? अनुच्छेद 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 में क्या वर्णित है? कृषि और पशुपालन को संगठित करने, न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। कौन सा अनुच्छेद 51 में वर्णित है? तो सी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ही अनुच्छेद 51 में वर्णित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत व्यक्त करता है? तो अभी मैंने बताया सी अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? ये केटी शाह ने बोला था, सी केटी शाह। तो मैंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत या तत्व नीति निर्देशक तत्व के करीब करीब सभी टॉपिक के सभी जो डाउट हैं या पॉइंट है मैं उनको टच किया हूं, और उनके द्वारा बहुत ही माइन्यूट तरीके से मैं ये वीडियो बनाया हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर आप फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और अपना कमेंट मैं बार बार कहता हूं, अपना प्रतिक्रिया